न्यूज 9 के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज 9 और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो कूटनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां एक और 5 साल के बाद चीन के साथ हमारी प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स के मंच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जब ओपन और सत्र में जब अपनी बात को सामने रखा तो उसमें कई मुद्दों को सामने उठाने के साथ साथ समावेशी ब्रिक्स मंच की भी बात की, जो अब और विस्तारित हो गया है क्योंकि उसमें 10 से अधिक सहभागी देश भी जुड़ गए हैं। जहां ये विस्तारित ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन था, तो वहीं इस मंच से विश्व के लिए भी कई महत्वपूर्ण संदेश, यानी कजान घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़ी बातें रहीं, आज इन पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ चीन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता पर भी होगी चर्चा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 साल बाद रूस के कजान शहर में मिले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एलएसी पर 2020 की स्थिति की बहाली का किया स्वागत। पीएम मोदी ने मतभेदों और विवादों को शांति और सौहार्द को भंग न करने देने के महत्व पर दिया जोर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, कहा हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का करते हैं समर्थन। आतंकवाद से मिलकर लड़ने की वकालत, कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हो विस्तार। महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी अटकी है महाविकास अघाड़ी की गाड़ी। तीनों दलों के 85-85 सीटों पर लड़ने पर सहमति, लेकिन 33 सीटों पर अब भी अटकी है बात। बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत। कई इलाकों में AQI 400 के पार। बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज। पराली जलाने पर हरियाणा पंजाब को फटकार, कहा प्रदूषण बढ़ने के चलते मौलिक अधिकारों का हनन। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में बदला। 24 अक्टूबर की रात को ओडिशा के तट से टकराने का अनुमान। हालात से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ भी तैयार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं द्विपक्षीय वार्ता से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की रूस के कजान में मुलाकात हुई और आज इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें लगी रहीं और इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता को द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शक बताया। बैठक के दौरान सीमा विवाद को सुलझाने संबंधी हालिया प्रगति पर संतोष जताया गया और साथ ही रिश्तों के विस्तार और मजबूती की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने के संकेत हैं। साल 2020 पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान में सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आ गई थी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कोई बातचीत गुजरे 5 साल में नहीं हुई। यह पहला मौका रहा जब दोनों नेता आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी माना कि संवाद और सहयोग के जरिए ही मतभेदों को दूर करना चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements,
and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. वैश्विक संघर्षों से घिरी दुनिया के बीच एशिया के दो बड़े शक्तिशाली देशों के आपसी रिश्तों को लेकर नरमी के संकेत नई उम्मीद जगा रहे हैं। भारत चीन के सहज होते रिश्ते दुनिया के आर्थिक विकास और वैश्विक सप्लाई चेन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। शीर्ष नेतृत्व स्तर पर भारत चीन के आपसी संवाद का बहाल होने का सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों पर होगा। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास दोबारा सुदृढ़ होगा। Restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैश्विक व्यापार, आर्थिक लोकतंत्र के विविधीकरण और भू राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से भी प्रभावशाली मानी जा रही है। कजान से आरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय वार्ता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए एक बार ये बात आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ बिंदुओं हैं जिन पर खास जोर दिया जहां दोनों देशों के बीच के रिश्तों की बात आती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, वैश्विक स्थिरता के लिए इन दो बड़े शक्तियों का आपस में शांति पूर्ण संबंध रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों की अहमियत को, यानी शांतिपूर्ण रिश्तों की अहमियत को दर्शाया। वहीं सीमा पर पिछले 4 सालों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर जो सहमति बनी है, प्रधानमंत्री ने कहा हम उसका स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार इतने सालों में भारत लगातार बातचीत खुली रखी, संवाद का मार्ग अपनाया, जिसके बाद ये शांति हमें हासिल, ये जो आज के दौर पर हम देखें, अगर आज के दिन पर हम बात करते हैं, जो हम जिस मुकाम पर पहुंचे दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर, वो इसी संवाद का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलएसी पर 2020 की स्थिति की बहाली का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अब जो सहमति बनी है उसके मद्देनजर 2020 में जो झड़प हुई थी उससे पहले जो स्थिति थी, अब पुनः उसी स्थिति की ओर हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। सहमति इन मायनों में महत्वपूर्ण है। सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के बीच के रिश्तों की प्राथमिकता होनी चाहिए, इस बात पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि किस तरीके से आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का आधार होनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी अगर हम आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं, संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तो आप भी हमारी संप्रभुता का, हमारी विचारधारा का सम्मान करें। और इसीलिए आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। साथ ही कहा कि मतभेदों और विवादों को शांति और सौहार्द को भंग ना करने दें, इस बात को भी उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखा। इसके महत्व को भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जब इन बातों को सामने रखा तो उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा मसले पर विशेष प्रतिनिधि सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जल्द मिले और यहां पर विशेष प्रतिनिधि, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि अब जो सहमति बनी है उसको जमीन पर उतारने का काम इन्हीं पर रहेगा। भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए महत्व है। यही हमने आपको बताया कि इसकी समृद्धि, वैश्विक समृद्धि, शांति के लिए ही सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ेगा अगर भारत और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियां हैं जो इस बात को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है इन मायनों में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन देशों की तो हम ये मानते हैं कि किस तरीके से हमारे ये दो, भारत और चीन की हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत और चीन संबंधों के बीच में यही दो पहलू हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है शांति स्थिरता बनाए रखना हो प्राथमिकता। और चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं एम्बेसडर अनिल वधवा, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमैट। वधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं आरेंद्र, हमारे संवाददाता सीधे
कजान से आरेंद्र, आपका भी स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैं एम्बेसडर वाधवा के पास आऊं, आरेंद्र, आप ही से जानना चाहूंगी सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई, कूटनीतिक स्तर पर देखते हैं तो हर भाव भंगिमा का महत्व होता है, हर संकेत का महत्व होता है। चूंकि अब वहां स्वयं मौजूद थे, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं किस तरीके का माहौल में ये बातचीत हुई जिसके आधार पर अब दोनों देश इस बात पर राजी हैं कि संबंधों में शांति और स्थिरता सीमा पर होनी चाहिए ताकि संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। भारत पहले ही कह चुका है, सीमा पर शांति जब तक नहीं होगी तब तक संबंध भी सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। बिल्कुल ममता जी, यही बात समझ में आती है कि जब तक सामान्य संबंध तब तक नहीं होंगे जब तक सीमा पे शांति नहीं होगी। और ये एक संदेश इतने वर्षों में चीन को समझ में आया और शायद इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनके लॉन्च में मिलने के लिए पहुंचे तो वो अपने उस लॉन्च के दरवाजे तक प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचे। फिर जहां पे दोनों देशों के फ्लैग्स लगे हुए थे वो वहां पे खड़े नजर आते, वहां पे फोटो ऑप नजर आता है। तो ये दिखाता है कि वो महज खड़े होकर उनको रिसीव करने के लिए नहीं बल्कि गेट तक आकर उनको रिसीव करके ले जाना, फिर फोटो ऑफ करना, फिर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करना, ये बॉडी लैंग्वेज या इस प्रकार की जो जेस्चरिंग है ये बहुत कुछ कहती है कि कैसे नॉर्मलसी की ओर दोनों देश बढ़ने के लिए तैयार है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दोनों देशों के बीच की लगभग 4-5 साल की एक बड़ी टेंशन के बाद में एक नॉर्मलसी की नई शुरुआत आज कजान से हुई है। और यहां से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर जो सहमति बनी है, एलएसी पे सीमाओं पे शांति स्थिरता को कायम रखने को लेकर, पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को कायम रखने को लेकर, ये एक नए नॉर्मलसी की शुरुआत कही जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब यहां से दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि, भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और उसके अलावा विदेश मंत्री चीन के दोनों जो की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, अगले दौर की बातचीत करेंगे। और पहले से भारत चीन के बीच में तयशुदा एक बातचीत का फ्रेमवर्क है, उस मैकेनिज्म के तहत वो बातचीत करेंगे। और आज की बातचीत ने अब भविष्य के सभी मैकेनिज्म के बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें चाहे आपसी व्यापारिक रिश्तों की बात हो या आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर किसी भी तरीके के जो हमारे अन्य प्रकार के जो सेक्टर्स के मैकेनिज्म है उस पे बातचीत की बात हो। यानी कि टॉप लीडरशिप ने आज आगे की नॉर्मलसी का एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। ममता, चलिए आरेंद्र, हमारे साथ एम्बेसडर वधवा भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वधवा, ये इस बात को लेकर पहले से ही ये दर्शाया जाता रहा कि सहमति तो बन गई है लेकिन आगे बढ़ने को लेकर भी भारत को सजग रहना होगा। आज की मुलाकात के बाद अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया को लेकर कितने आशान्वित नजर आते हैं आप? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो बहुत अहम है क्योंकि उसमें जैसा कि हमने सुना, अब ये दरवाजे खुल गए हैं, रास्ता खुल गया है कि आगे के बारे में बातचीत हो सके। तो हमारा बेसिक कंसर्न ये था कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं सभी खोल दिए जाएं, जैसे कि 2020 की जो सिचुएशन थी हम लोग उस सिचुएशन में चले जाएं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिसएंगेजमेंट है और उसके बाद जो डी एस्केलेशन होना है, उसके जो स्टेप्स हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग में और आगे इसको ले जाया जाएगा। और फिर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं दोनों साइड से वो फिर से मिलेंगे और जो इसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं और डिटेल्स हैं वो आगे सामने आएंगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही केयरफुली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आज की जो मीटिंग है सचमुच में इसका अपना ही महत्व है, लेकिन आगे चलते हुए दोनों देशों को ये ध्यान में रखना होगा कि बीच में कोई अड़ंगे ना आए और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से संपन्न हो सके। जी, एक बात जो लगातार महसूस की जाती रही, क्योंकि आज डेलीगेट लेवल की बातचीत हुई है, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई है। ऐसे में इस बैठक के बाद, चूंकि हमने जैसे पहले ही मैंने बोला कि हम लगातार विदेश मंत्री भी इस बात को, भारत भी इस बात को सामने रखता रहा है, सीमा पर शांति होगी तभी संबंध सामान्य होंगे। ये जो सामान्य संबंध की परिभाषा है, ये किस तरह से आने वाले वक्त में आपको बदलती नजर आती है? क्योंकि हमने भी अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम अपने आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगाए हुए हैं जब बात चीन की होती है। उस संदर्भ में कितना आगे बढ़ते या हालात बदलते अब आप नजर आते हैं आपको? देखिए, जब इस लेवल पर बातचीत होती है तो कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिनका रेजोल्यूशन सामने आता है जो काफी दिनों से रिजॉल्व नहीं हो पाए थे। पिछले 4 साल से हमने देखा है कि एक फ्रीज सा लग गया था भारत और चीन के रिलेशनशिप के बीच में। सबसे बड़ा अहम मुद्दा आजकल जो है वो
बायलैटरल ट्रेड का मुद्दा है, जिसमें कि जी। जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, वो चीन से काफी ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। उसको कम करने के लिए किस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे, एक तो वो मुद्दा बहुत बड़ा है। दूसरा, जो चीन की तरफ से जो रोक लगाई गई है हमारे ट्रेड के ऊपर, जैसे आईटी इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल्स है, उनको कैसे खोला जाए, मार्केट एक्सेस कैसे लिया जाए। और चीन की तरफ से ये मांग होगी कि जो एप्लीकेशंस 300 एप्लीकेशंस जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, उनमें से कुछ को खोला जाए। और उसी तरह से चीन चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत के दरवाजे खोल दिए जाएं। प्रेस नोट 3 जो भारत ने इशू किया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएं। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो आगे सामने आएंगे। अब ये रास्ता खुल गया है कि इसके ऊपर खुलकर बातचीत हो सके और एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं वो दोनों देश एक दूसरे को बता सके। जी आरेंद्र, जब हम बात करते हैं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, तो जाहिर है कि पूरे डेलीगेशन है जो आपस में मिलकर बात करता है। किस तरह के संकेत ऐसे भी मिलते नजर आए कि चीन के लिए भी मौजूदा दौर पे इस वक्त उनकी भी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं चल रही, जीडीपी की वृद्धि उस दर पर नहीं हो रही है, उनको भी बाजार की आवश्यकता है, उत्पादन तो है लेकिन बाजार चाहिए उन्हें भी। इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर चीनी डेलीगेशन की तरफ से भी किस तरह की उम्मीद थी जब वो इस वार्ता के लिए आ रहे थे? बिल्कुल, अब ग्राउंड रियलिटीज को आप बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकते और शायद ये भी चीन को समझ में आया कि बीते 3-4 वर्षों में भारत ने लगातार अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में समझौता नहीं करके डटा रहा है। ये नया भारत है और ये नया भारत अपने राष्ट्रीय समझौता नहीं करेगा कि 1 इंच जमीन के साथ भी। ये बात भी इतने दिनों में समझ में आई है। दूसरा, जो चीन में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, उनको अपनी घरेलू चुनौतियों से कई प्रकार की उनसे जूझना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात आपने कहा अर्थव्यवस्था को लेकर। करीब 4.5% की जीडीपी की रफ्तार बनी हुई है बीते कुछ वर्षों में और अभी अगले 1-2 वर्षों में लगभग उसी रफ्तार का रहना बाकी है। भारत की बात की जाए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर भारत 7% की रफ्तार से जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है और अभी भी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे है। तो ऐसे में वो जो घरेलू चुनौतियां हैं, उन्होंने इस बात को चीन को समझने पे मजबूर किया है कि सिर्फ अगर हम आर्थिक हित को थोड़े दिनों के लिए टाल भी दें, लेकिन कब तक उस प्रकार की चुनौतियों से हम आगे लड़ते रहेंगे। दूसरी बड़ी चीज कि चीन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उनकी अपनी इंटरनल जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए उन्हें भी जरूरत है, जिस बात का जिक्र आप कर रही है। लेकिन मैं इस बात को इस तरीके से फिर से रिफ्रेश करना चाहूंगा कि आज जो मीटिंग हुई है ये एक तरीके से रीस्टार्ट कहा जा सकता है। हालांकि बंद कभी भी कुछ नहीं होता है, हम ये सब जानते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, लेकिन रीस्टार्ट इस तरीके से कि जो चीजें थम गई थी, रुक गई थी, एक गतिरोध की वजह से बहुत चीजें आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही थी, अब उसमें एक तरीके से बड़ा बदलाव आया है, रीस्टार्ट हुआ है। दोनों देशों की टॉप लीडरशिप ने ये कहा है कि साहब हाँ आगे बढ़िए और काम कीजिए और अब यहां से बाकी सारे मैकेनिज्म काम करते नजर आएंगे। जो बात है मिस्टर बादबा जी कह रहे हैं, निश्चित तौर से उसी तरीके से तयशुदा फ्रेमवर्क है, तमाम हमारे मैकेनिज्म है, उन सब पे बात होगी। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो मसला है उसमें $118 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच में, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट भारत की तरफ जाता है। तो ऐसे में भारत के बहुत बड़े कंसर्न्स हैं जी, वो उसको एड्रेस करना जरूरी है। ममता, जाहिर है। और अब सबसे पहले नजर इसी बात पर रहेगी कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके से कदम बढ़ाते हैं और जो सीमा के मुद्दे हैं उनको सुलझाते हैं। लेकिन अंतिम सवाल एम्बेसडर बधवा आपसे जानना चाहेंगे ये कि ब्रिक्स के मंच पर दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कितनी अहमियत रखते हैं ये दोनों देश इस मंच के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के संबंध वैश्विक समृद्धि, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स की जो समिट है ये एक वेन्यू दोनों देशों को मिला है और ये एक कैटलिस्ट के रूप में ये समिट आई है, क्योंकि काफी दिनों से जो हम लोग पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि 1 साल से सुन रहे हैं कि इस पर सहमति बनने वाली है, लेकिन कोई ना किसी वजह से वो नहीं हो पाया। ब्रिक्स की समिट में दोनों देश चाहते थे कि एक दूसरे से एक समिट मीटिंग हो जाए ताकि इस तरह के मुद्दे आपस में डिस्कस कर सकें दोनों देश और एक नई बहाली हो। और इसलिए ये ब्रिक्स की समिट जो है ये कैटलिस्ट के रूप में उभरी है। तो कजान का जो वेन्यू है ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रहा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर बथवा और आर्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर आगे आपको बता देते हैं, न्यूज नाइट में हमारी चर्चा आगे भी होगी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि हम न्यूज नाइट में आगे आपको दिखा रहे हैं ब्रिक्स में मोदी मंत्र। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी अहम बात। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, क्योंकि कजान में जुटे ब्रिक्स देशों के नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री ने प्रगति के सफर में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने का भी संदेश दिया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना और युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना। संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता के साथ साथ पीएम ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। पीएम ने ब्रिक्स को भारत के निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। पीएम ने एक बार फिर शांति और संवाद का संदेश दोहराया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ मजबूत सहयोग पर बल देते हुए पीएम ने इसे लेकर दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया। पीएम ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स को दुनिया को संदेश देना चाहिए कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने इंफ्रा विकास संबंधी भारत के अनुभव साझा किए। पीएम ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार की सराहना की। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। ब्रिक्स के विस्तार का जिक्र करते हुए पीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बड़े प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया। पीएम ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने से जुड़ी सहमति को महत्वपूर्ण बताया।
पीएम ने एमएसएमई के हितों पर ध्यान देने को भी जरूरी करार दिया। 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम के संबोधन में सभी प्रमुख मुद्दों की गूंज साफ सुनी गई। वैश्विक संस्थानों में सुधार, टकराव के बजाय संवाद और प्रगति के सफर में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का यह संदेश दुनिया ने बड़े गौर से सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कजान घोषणा पत्र जो कजान से जिसको रिलीज किया गया, इस घोषणा पत्र में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो बड़ी बातें रहीं उनको शामिल किया गया है। इनके कुछ बिंदु हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि इस घोषणा पत्र ने किन किन मोर्चों पर पहल की है या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर जोर भी दिया गया है। अगर हम अधिक विस्तारित ब्रिक्स की तस्वीर की बात करें तो हम जानते हैं कि इससे पहले 15वें ब्रिक्स में इसमें और अधिक देशों को जोड़ा गया, लेकिन इस बार और अधिक विस्तारित ब्रिक्स सामने आया है क्योंकि भागीदार देश, पार्टनरशिप कंट्रीज की श्रेणी को जोड़ा गया है जिसमें 10 से अधिक देश हैं जिनको इसमें शामिल कर लिया गया है। और एक बड़ी बात अगर हम घोषणा पत्र को देखते हैं तो ये कि उभरते बाजार और जो विकासशील देश हैं उनके कंसर्न्स, उनके हित, उनको देखते हुए काफी चीजों को परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्था, इनकी भागीदारी होनी चाहिए और कैसे सुनिश्चित हो इसको दिखाया गया है। वहीं ब्रिक्स के संस्थागत विकास और इसके बहुपक्षवाद पर भी जोर दिया गया है। कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, कैसे तमाम मोर्चों पर काम करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार की जाए और कैसे बहुपक्षवाद को केंद्र में रखकर काम किया जाए, ये तमाम बातें हैं जो इस घोषणा पत्र में अलग अलग बिंदुओं के जरिए सामने रखी गई हैं। सहयोग बढ़ना चाहिए किन मायनों में? सुरक्षा परिषद के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार होना चाहिए ताकि ये सहयोग बढ़े। वैश्विक संस्थाओं में भी व्यापक सुधार होना चाहिए। ये मांग विभिन्न मंचों पर की जाती रही है, ब्रिक्स पर भी ये मुखरता से सुनाई दी। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए और जिन मंचों पर सहयोग बढ़ाया जा रहा है जिसमें G20 की भी बात की गई, क्योंकि भारत में जब G20 हुआ तो उसमें अफ्रीकी संघ को इसमें जोड़ा गया, उसका भी स्वागत किया गया। तो अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर भी खास जोर रहा इस घोषणा पत्र में। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, क्योंकि रेयर स्पीशीज को बचाना अगर हम पर्यावरण के लिहाज से बात करते हैं तो उसको भी यहां पर जगह मिली और यह कहा गया है कि सभी देशों को, ब्रिक्स के देशों को भारत की इस पहल के साथ जुड़ना चाहिए। कूटनीति समावेशी संवाद के माध्यम से ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। यह वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर कहते रहे हैं कि हम बातचीत से, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से, संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान हो, उसको भी इस घोषणा पत्र में व्यापक रूप से स्थान दिया गया है। इसके आगे बढ़ते तो पाते हैं कि आतंकवाद को लेकर भी मुखरता से बात की गई है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है। इसके अंतर्गत 5 उप समूह भी हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके काम को और आगे रफ्तार दी जानी चाहिए। साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का वित्त पोषण जो होता है उसे भी कैसे रोका जाए, ब्रिक्स देशों को इन मोर्चों पर भी सहभागिता दिखानी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन साथ ही और मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। ड्रग तस्करी, अवैध क्रिप्टो करेंसी की भी समस्या से सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक इत्यादि का दुरुपयोग, इन सब पर भी सबको सहयोग करना होगा, भागीदारी दिखानी होगी। ये भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस श्रेणी के तहत जिनको हाईलाइट किया के अलावा पक्षीय सहयोग, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुपक्षवाद पर जोर रहा है। व्यापार की बात करें, हम सतत विकास की बात करें, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन, उर्वरक आदि तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि उसके आधार पर बहुपक्षीय सहयोग को अगर हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि ये जो बिंदु हैं इन पर सहभागिता बढ़ सके, भागीदारी बढ़ सके और सहयोग बढ़ सके ताकि इससे जुड़ी समस्याओं को हम दूर कर सकें। ये बहुपक्षीय सहयोग की बात है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि और मोर्चे भी हैं जिन्हें बढ़ाना होगा, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण है स्थानीय मुद्रा। शुरू से कहा जाता रहा इस 16वें ब्रिक्स शिखर
में इस मोर्चे पर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। स्थानीय मुद्रा में ही, यानी कि इसको बहुत से लोग डी डॉलराइजेशन के टर्म दे रहे हैं। स्थानीय मुद्रा यानी विभिन्न देश अपने अपने मुद्रा में व्यापार करें। विकास के लिए वित्त होना चाहिए, ये एक बड़ी सोच यहां पे रही कि विकास के लिए हमें कैसे वित्त अरेंज हो, फाइनेंस अरेंज हो सके। अधिक समावेशी, न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मिले और समावेशी हो, सबके लिए खुले, सबको अवसर मिले कि वो इस वित्त का उपयोग कर सके। स्थानीय मुद्राओं में किस तरीके से भुगतान प्रणालियां, उपकरण, भुगतान व्यवस्था होनी चाहिए और कैसे इसका विकास होना चाहिए, सभी देशों को मिलकर इस पर काम करना है। घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। स्थानीय मुद्रा के साथ साथ, क्योंकि ये एक बड़ा पहलू है जिससे आने वाले वक्त में इन देशों के बीच के व्यापार या ट्रेड ही बदल सकता है, ये महत्वपूर्ण रहा। लेकिन आर्थिक विकास से ही जुड़ी और महत्वपूर्ण पहल जिसको यहाँ पे स्थान दिया गया, SEZ का विकास होना चाहिए। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में सामने रखा। MSME क्षेत्र, ये भी पीएम ने सामने इस बात को रखा था अपने संबोधन में। और MSME क्षेत्र को लेकर हम तकनीक और नवाचार के माध्यम से कैसे हम अपने MSME क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये जो विकासशील देश है इनमें बड़े स्तर पर MSME उद्योग हैं, जिनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इन देशों का विकास भी संभव हो पाएगा। इसी के साथ साथ आर्थिक विकास के तहत नई औद्योगिक क्रांति के लिए भी साझेदारी की जानी चाहिए और नई औद्योगिक क्रांति के लिए जिन देशों की जो जो जरूरतें हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो इत्यादि, उसमें मिलकर लोग देश काम करें। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही थी। इसको भी लॉन्च किया गया है और स्टार्टअप फोरम के तहत सब देश मिलकर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाए, ये बात है। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी देश जुड़े एक दूसरे के साथ, ताकि कौशल विकास के साथ इस इंडस्ट्री 4.0 को हम रफ्तार दे सकें। ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल की गई है। ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप पर समझौता हुआ है और ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच मिलकर कैसे आगे आ सकता है और कैसे काम कर सकता है। ऊर्जा को लेकर और कार्बन इंडस्ट्री को लेकर भी ये देश आपस में सहयोग करेंगे, इसकी बात भी सामने आई है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर भी संपर्क समूह बनाया गया है, उसकी स्थापना की गई है। ब्रिक्स जलवायु अनुसंधान मंच की भी स्थापना की गई है। तो जलवायु के अलग अलग मोर्चों पर अनुसंधान को लेकर जहां वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ऐसे अवसर ताकि देशों को मिले, ताकि सभी देश मिलकर एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य को लेकर भी परमाणु चिकित्सा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसको जगह दी है घोषणा पत्र में। ब्रिक्स संस्था नेटवर्क का, पब्लिक नेटवर्किंग का भी शुभारंभ किया गया इस मंच पर। तो ये कुछ ऐसी पहल है जो हमारे सामने आई है। स्वास्थ्य के अलावा पर्यटन का भी एक ऐसा पहलू रहा है जिसमें डेवलपमेंट हुई है। पर्यटन सहयोग के लिए एक रोड मैप जिसको एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया है इस समय। तो ये घोषणा पत्र का, ये इस घोषणा पत्र के कुछ अहम बिंदु हमने आपके सामने रखे, लेकिन विस्तारित तौर पर सभी देश मिलकर काम करें। जो पीएम ने भी कहा, हम सबको मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इस बात के आधार पर ही घोषणा पत्र के तमाम बिंदु थे। ये यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे इसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर चर्चा। आप बने रहें हमारे साथ। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी आज की दूसरी चर्चा का, जो जुड़ी है ब्रिक्स से ही, और इससे जुड़ा मैं आज का विशेष जो कहता है ब्रिक्स में मोदी मंत्र, समावेशी जनहितकारी ब्रिक्स। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं योगेंद्र कुमार, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले योगेंद्र जी आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जब पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उस वक्त आप सारी नेगोशिएशन से जुड़े हुए थे, और 2009 के उस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आगे बढ़कर देखें तो इन 15 सालों में ब्रिक्स बहुत ग्रो कर गया है। इस बार के शिखर सम्मेलन को, इसकी सफलता को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि दुनिया बदल गई है, भू राजनीतिक चुनौतियां बदल गई हैं, उसके मद्देनजर इस बार विस्तारित ब्रिक्स की पहली बैठक थी जिसका और विस्तार हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 के जो वो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद ही ये चर्चा शुरू हुई थी कि किस प्रकार से जो है इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, वो एक आप उसको जो है, जो मतलब इस किस्म का घटना चक्र जो बना है, जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बुरा असर पड़ा था, भारतवर्ष के बहुत बुरा असर पड़ा था। तो उसके लिए एक पैरेलल जो है, समझे पैरेलल कहें या एक मतलब ऐसे बनाएं जो कि थोड़ा सा इंसुलेशन में ठीक नहीं है, लेकिन इस सेंस में कि थोड़ा रेजिलियंस उसमें आ जाए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो वो तभी से ये बात शुरू हुई थी, किस प्रकार से जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मतलब शुरुआत की जाए या एक बनाई जाए। और उस वक्त भारतवर्ष का जो है विकास, चीन का विकास, रशिया भी उस समय काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग था, तो ब्राज़ील उस वक्त था। तो ऐसे जो है मुख्य देश लेकर के इस प्रकार से जो बनाया गया था कि ताकि जो है एक जैसे बताया कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी लचर ना हो जाए ताकि हर एक देश पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो कई इनिशिएटिव जो है उस टाइम दिए गए थे। तो ये करेंसी रिजर्व आप ले लीजिए या न्यू डेवलपमेंट बैंक का ले लीजिए, और जो है और भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि ये सब जो 2008 का जो क्राइसिस क्यों हुआ था, उसका मेन कारण जो था, जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस, कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल जिसके अनुसार वो समझते हैं कि उन्होंने शीत युद्ध को जीता था, तो उस मॉडल को अपनाने में जगह जगह बड़े बड़े क्राइसिस जो हैं पैदा हुए। फाइनली जो क्राइसिस जो सबसे बड़ा उसका अमेरिका में प्रभाव पड़ा, और जिसका सारे देश के ऊपर विश्व में भी उसका असर देखा गया। और इस बार भी हम देखें हैं कोविड के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से ये अब ब्रिक्स लगातार बैठ के भी हो रही हैं और विस्तारित भी हो गया है, और एक सोच, एक लक्षित सोच के साथ अब ब्रिक्स काम करता नजर आ रहा है। हमारे साथ अतुल अनेजा जी भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र की कुछ बड़ी बातें मैंने आपके सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इन बातों को स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय प्रणाली के तहत एक समावेशी सोच के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। भारत का इस मंच पर मौजूदगी कहां तक इसको रफ्तार देती नजर आती है, और इस बार के घोषणा पत्र को देखकर आप कैसे आंकते हैं? ममता जी, 2008 की स्थिति अलग थी, इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम था, तो वो उस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब हम दूसरी स्टेज पे हैं, क्योंकि दुनिया जो का ढांचा बदल गया है। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके संदर्भ में भारत एक इम्पॉर्टेंट पोल है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के। इसमें अमेरिका आएगा, यूरोपियन यूनियन आएगी, चाइना आएगा, इंडिया आएगा, और कुछ नए कंट्रीज आ रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। पर्शियन सिविलाइजेशन आ गई, जैसे ईरान बीच में आ गए हैं। तो एक तरह से बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो गई है पावर, जो पहले के मुकाबले में। अब इसमें भारत की भूमिका जो है बहुत अहम होगी। जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि अब दुनिया की कोई भी समस्या, चाहे वो विश्व शांति को लेके हो, यूक्रेन क्राइसिस हो, कल ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, इसका मतलब जो पैलेस्टाइन का जो क्राइसिस चल रहा है, इजराइल ईरान का जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें भारत की एक तरह से हमने अनाउंस किया, कल हम भी उस पे हैं। और तीसरी बात जो है वो है इकोनॉमिक,
कि अब जो है हम एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, तो उसके लिए हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो भी बढ़ गई है। तो इस तरह से अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ब्रिक्स के, जैसे हम देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन की, वो कहीं बढ़ सकती है और भारत उसमें और योगदान दे सकता है। और कई और जो विस्तार हो गया है, ये भी एक नई बात आई है कि ब्रिक्स का विस्तार हो गया और नए पावरफुल देश इसमें जुड़े हैं, जैसे कि यूएई जुड़ गया है, सऊदी शायद जुड़ जाए, सऊदी अरेबिया। तो ये इनके पास आर्थिक बल बहुत है, तो जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो सकती है वो अब बहुत बढ़ सकती है। और ब्रिक्स की दिशा किधर है, ये भी अब नई बात है, वो ग्लोबल साउथ की तरफ है। तो एक तरह से जो 2008 में शुरू हुआ था, अब ये एक तरह से मजबूत संस्था है जो ग्लोबल साउथ को लिफ्ट कर सकती है। मैं कहता हूं कि ये पोस्ट वेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी वेस्ट नहीं है, वेस्ट भी एक पार्ट रहेगा, लेकिन अब जो है क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाकी सिविलाइजेशंस भी आ गई हैं उसके अंदर, तो वो एक ही हिस्सा है। तो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपमेंट है ग्लोबल साउथ की, मुझे लग रहा है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स के जो की मेंबर्स हैं ये इसकी लीडरशिप ले रहे हैं। अब जो बेल आउट करना है, ग्लोबल साउथ के राइज को करना है, उसमें अहम जो ब्रिक्स के देश हैं उनका योगदान शायद ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स होते थे जो G7 में थे। तो एक बदलती हुई स्थिति में ये एक घोषणा पत्र आया है और भारत की इसमें और ब्रिक्स की भूमिका मुझे लगता है कि बहुत ही सेंट्रल है, पिविटल है। लेकिन ऐसे में योगेंद्र जी, जब हम बात करते हैं इस बार की, तो हमने जैसे कहा विस्तारित और ज्यादा विस्तारित हो गया है, 10 से ज्यादा पार्टनर कंट्रीज जुड़ गई हैं। ग्लोबल साउथ के विकास, इमर्जिंग उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का विकास केंद्र में नजर आता है इस ब्रिक्स मंच के। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जैसा इन्होंने अनेजा जी ने बोला कि हम पश्चिम विरोधी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़कर एक अपनी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। कहां तक आप बदलते हुए विश्व में इस बात की महत्ता को रेखांकित कर सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के विकास के साथ ही विश्व का विकास संभव है? देखिए, जो घटना चक्र शुरू हुआ था 2009 से ब्रिक्स के संस्थापना के बाद, तो उसके जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, जो इंस्टेबिलिटी थी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी थी, उसका प्रभाव जो है डेवलप्ड कंट्री में पड़ा और डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा पड़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी और जो है जगह जगह जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ चल रही हैं, तो ये जो एक प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है वर्ल्ड का, तो उसमें जो इसका प्रभाव पड़ रहा है और ख़ास तौर से जिसका जो एक असर पड़ा है इसका ये कि G7 कंट्रीज़ हैं, उनकी भूमिका जो है उसकी भूमिका कम होती जा रही है, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जाहिर है जितने भी आप देखें क्राइसिस देखें, उनके जितने प्रयास किए वो सफल नहीं हुए। इसी वजह से जो है ग्लोबल साउथ का आप कहें, भारतवर्ष है, चीन है और जो देश हैं, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, जितने बड़े बड़े और आप इसको ईरान को देखिए, तो ये जो एक प्रकार से जो मतलब और शक्तियाँ जो उभर रही हैं, तो एक समझें कि उसका जो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है उसको कम करने में इनका जरूर इनका काफ़ी हाथ है। और दूसरी बात ये है कि इसको करने के लिए उनको जो किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ अपनानी है, विश्व का जो ढांचा है, चाहे आर्थिक ढांचा है, चाहे ट्रेड का ढांचा है, या आप कहें सिक्योरिटी का जो ढांचा है, वो किस प्रकार से उसको बदला जाए, ताकि ये एक तो इन समस्याओं से, इन घटनाओं से जो है जो क्राइसिस है, यानी लगातार जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार चाहिए। हाँ, लेकिन एक सवाल, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि तमाम देशों को हम एक मंच पर तो लेकर आ रहे हैं, इनको भी विकास के लिए पैसा चाहिए, इनको भी आगे विकास के लिए, इवन अपनी आबादी के विकास के लिए भी कौशल चाहिए, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां इत्यादि, एक लंबी फेहरिस्त है। उसके लिए एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए। ब्रिक्स में ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कितना बड़ा चुनौती रहती है, क्योंकि बहुत विविधतापूर्ण देश हैं जो इस एक मंच पर साथ आकर जुड़ रहे हैं। एक आपको क्योंकि अनुभव है इस मंच का, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रोसेस कितनी चुनौतीपूर्ण होती है? देखिए, G7 को आप देखें तो उनका जो है एक प्रकार से जो उनके दिमाग में या उनकी भावना जो है कि मतलब विश्व को वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो भी घटना चक्र कहीं भी होता है उसमें हम अपना कंडीशनैलिटी ले आते हैं, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे इकोनॉमिक एड के मामले में हो, चाहे जैसे
मतलब डेट क्राइसिस वगैरह देशों में, बड़े बड़े देशों में और जो है डेवलप कंट्रीज में डेट क्राइसिस वगैरह जो है, तो ये जो है उनकी जो कंडीशनलिटी जो आती हैं उसकी वजह से एक ये जो नया पैरेलल स्ट्रक्चर समझने में बढ़ रहा है, उससे यही है कि भाई जितना जो है डेवलपिंग कंट्रीज कर सकते हैं, और आप समझिए कि अगर समथिंग लाइक 32 या 1/3 जो है जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी अगर मतलब इनका प्रोडक्शन इनका है ब्रिक कंट्रीज का, तो आप समझिए कि काफ़ी आर्थिक शक्ति हम लोगों के पास है, ग्लोबल साउथ के पास है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो काफ़ी कोऑपरेशन आपस में, जैसे G20 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटलाइजेशन जो है, फिनटेक जो है, और जो है वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन मैत्री, और जो भी मतलब उस इनिशिएटिव्स लिए वो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लेवल पे, मिडिल पावर्स के लेवल पे भी काफी कोऑपरेशन जो है जो अनकंडीशनल मुझे लगता है वही मंशा नजर आती है, तो उसके आगे कदम बढ़ाए जाते हैं और फिर प्रक्रियाएं भी काम करती है। थोड़ा वक्त कम है लेकिन चलते चलते अनेजा जी अनकंडीशनल वो एक प्रकार से, राइट अनेजा जी, बहुत संक्षेप में, लेकिन क्योंकि स्थानीय मुद्रा पर जोर दिया गया है और ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि ये बहुत विस्तारित समूह हो गया है, कहां तक आप इसको भी देखते हैं आगे जमीन पर साकार होते हुए, और इससे क्या बदलाव की अपेक्षा की जाती है? ममता जी, अगर ब्रिक्स का मैं कोर देखूं, ब्रिक्स के अंदर इतने देश अब जुड़ गए हैं, मुझे लगता है कि इसका कोर RIC है, रशिया, इंडिया, चाइना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, जब तक चीन और भारत के बीच में तनाव रहेगा, टकरार रहेगा, ब्रिक्स अपने पोटेंशियल में पूरी तरह नहीं आ सकता। आज जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की और शी जिनपिंग की, ये सिर्फ बायलैटरल उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ब्रिक्स को पूरी उड़ान लेनी है तो भारत, चीन और रूस, इनके संबंध घनिष्ठ बने, ये इंजन होगा जो बाकी कंट्रीज को साथ में लेके चलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट हुई है आज, जिसका बहुत पोटेंशियल है। और यहाँ पे समझना जरूरी है कि जैसे करते हैं वो अलग बात है। जी बिल्कुल, और जैसे स्विफ्ट सिस्टम डॉलर के लिए काम करता है, ऐसे रूस का अपना सिस्टम है, चीन का भी अपना सिस्टम है, लेकिन बाकी देश भी, भारत का भी UPI काम करता है 12 से अधिक देशों में। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये आगे देशों तक विस्तार करेंगी तो स्थानीय मुद्रा की बात और ज्यादा जोर पकड़ सकती है। फिलहाल वक्त इतना ही है जी, बहुत संक्षेप में। बस यही कि RIC की जो बात हुई है वो एक्चुअली थोड़ा प्रीमेच्योर है अभी, क्योंकि आज बात हुई है, उन्होंने कहा कि दोबारा से संबंध जो है कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, लेकिन आज की परिस्थिति जो है ब्रिक्स में या और G20 और जो ग्लोबल साउथ के जो और इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पोटेंशियल काफ़ी है, और वो जो कंडीशनैलिटी लगा लेते हैं G7 ने कंट्री के देश जो है मिलकर के, उस कंडीशनैलिटी का असर जो है उसको कम करने में ये जो है इस प्रकार की संस्थाएं बहुत ही बड़ा इनका महत्व है, रोल हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ भागीदार होने के लिए, थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रूस के कजान में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, साथ ही शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए प्रयास जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अटकी है महाविकास अघाड़ी की गाड़ी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक के बाद ये बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनावों की, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का मसला अब तक नहीं सुलझ सका है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार के गुटों और कांग्रेस के बीच माथापच्ची का दौर जारी है। हर पार्टी अपने अपने लिए अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। महाविकास आघाड़ी के इस अंतरकलह पर महायुति ने भी जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे का पेंच नहीं सुलझ रहा है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच माथापच्ची का दौर जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मैराथन बैठक करने के बावजूद भी एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई से दिल्ली तक वरिष्ठ नेता माथापच्ची करते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बुधवार सुबह से तीनों पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे के ऐलान की बात करते रहे, लेकिन जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी सभी सीटों पर बात नहीं बन पाई है। तीनों दल 85-85 सीटों पर लड़ने पर सहमत हुए हैं। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करके संजय राउत ने एमवीए में दबाव बढ़ा दिया है। उधर महायुति महाविकास आघाड़ी में चल रहे घमासान पर हमला कर रही है। कांग्रेस और उबाठा में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। मतलब जब सीटों के बंटवारे पर तीनों पार्टियों में इतने मतभेद हैं और इतने झगड़े हैं, तो समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ते समय ये आपस में कितना झगड़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी 5 पखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें बारामती से अजीत पवार और येवला से छगन भुजबल चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। मीडिया वाले सुबह से इंतजार में रहे कि पत्रकार वार्ता की जाएगी, पत्रकारों को बताया जाएगा, आखिरी मुहर जो है वो लगेगी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई हुई दिख रही है। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का नया दौर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए।
जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, inspiring quality. बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना को लेकर हर तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक इसके उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना बताई जा रही है और इसकी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद यहां पर फिलहाल आइए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बार प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास बंग भवन के सामने प्रदर्शन भी किया और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी वजह से एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसे लेकर अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्सी खतरे में आ गई है। शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे के मामले को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो खुलासा किया है, उसने बांग्लादेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर जाने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच राष्ट्रपति के इस बयान के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में घटनाक्रम में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 दिन बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 8 अगस्त को यूनुस और उनके सलाहकार परिषद के सदस्यों को पद की शपथ को असाधारण स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी गुट भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शहीद मीनार के सामने रैली करके शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को फांसीवाद का सहयोगी बताया। वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के तुरंत इस्तीफे देने और बंग भवन खाली करने की मांग की। इन प्रदर्शनों को देख अब यूनुस सरकार की दिक्कत बढ़ गई है। अंतरिम सरकार किसी तरह इस प्रदर्शन की आग को बुझाना चाहती है। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर एमपी से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने जोर दिया कि शिक्षा में सहयोग भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का केंद्र बिंदु है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में WCEAM 2014 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन IIT कानपुर के द्वारा किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल के मलाड़ गांव में 493 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महादलित बस्ती का दौरा किया, साथ ही विद्यालय का निरीक्षण भी किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में कामेंग संस्कृति और विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि पिछले 99 वर्ष से RSS अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। बंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से हुए हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है, जिनके बचाव के लिए टीमें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश जारी किए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी परिवार न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।